अस्सलामुअलैकुम। जी जनाब, ठीक ठाक हैं? चले होंगे, सारी ठीक ठाक होंगे जी। ज़बरदस्त। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना उस दिन किया था और उसका मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि इसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्यों कहते हैं। एक सवाल और करते हैं, लिखें सवाल। बजटेड, सवाल लिखवा रहा हूँ। बजटेड कॉस्ट फॉर 2021 आर एज फॉलोज। दोबारा सुनिए, बजटेड टोटल कॉस्ट फॉर 2021 फॉर द ईयर 2021 आर एज फॉलोज। अब उन बजटेड टोटल कॉस्ट में लिखें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, 5,05,00,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 7,50,000, 750,000, 7,50,000। और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिएगा ₹300 पर आर, ₹300 पर आर। ये वैसे ही जैसे कल वाले सवाल में भी था, रेट दिया हुआ है पर आर, ₹300 पर आर। उसके बाद लिखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, 50,000। फ्यूल एंड पार कहते हैं, ये जो मशीनों में बिजली इस्तेमाल होती है ना, उसको पावर कहते हैं। ये मशीनों की जो हैवी मशीनरी बिजली इस्तेमाल करती है उसको पार कहते हैं। फ्यूल एंड पार 130,000। मैंने एक बताया है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 5 लाख, एक मैंने कहा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 7.5, और इस डायरेक्ट लेबर के साथ मैंने लिखा है ₹300 पर आवर। ये क्या है? ये लेबर का रेट है। फिर एक मैंने कहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस 40,000, नहीं 50,000। फिर मैंने कहा है फ्यूल एंड पावर 130,000। स्टोर कंजम्पशन 40,000। स्टोर कंजम्पशन ये इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम समझ लें। फैक्ट्री के एसेट्स की, चले प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन 80,000।
इनडायरेक्ट लेबर 100,000 और अदर ओवरहेड्स 20,000। अदर ओवरहेड्स 20,000। ये है बजटेड टोटल कॉस्ट 2021 की। रिक्वायर्ड है आपसे अभी कैलकुलेट OAR, कैलकुलेट OAR पर डायरेक्ट लेबर आर। कैलकुलेट OAR पर डायरेक्ट लेबर आर, यानी इसमें बेस क्या बताई है, डायरेक्ट लेबर आर्स। फार्मूला क्या था, बजटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, अब अगर मैंने लेबर आर कहा है तो डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल डायरेक्ट लेबर आर्स। अब ढूंढने इसमें आर्स कहाँ बताए हुए हैं और निकालें OAR पर डायरेक्ट लेबर आर, करें कैलकुलेट करें सारे। चलें, जो लोग कर रहे हैं अभी तक वो ये लेक्चर यहीं पॉज करके, क्योंकि मैं तो सॉल्व करने लगा हूँ, तो पहले कैलकुलेशन पूरी करिएगा फिर लेक्चर सुनिएगा। मैंने रिक्वायर किया है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड्स। तो इसमें एक जज्बाती गलती स्टूडेंट ये करेगा कि इन सबको ऐड कर देगा। ये दोनों ओवरहेड्स नहीं है, इनको नहीं ऐड कर देना। ये बाकी ओवरहेड्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स थोड़ी हैं, ये ओवरहेड्स हैं। तो इन ओवरहेड्स को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा OAR के फार्मूले का न्यूमरेटर। जब आप इनको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 420,000। ये हो गए बजटेड टोटल FOH। फिर डिनोमिनेटर क्या रखना है, बजटेड टोटल लेबर आवर्स। बजटेड लेबर आवर्स कैसे पता, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले क्लास में एक सवाल किया था। हमें इतना पता है कि हमने पूरे साल में टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट की हुई है 7.5 लाख।
हमें ये भी पता है कि एक आर 300 रुपए कॉस्ट करता है, तो अगर एक आर 300 रुपए का है तो टोटल 7.5 लाख रुपए में कितने आर्स होंगे? 300 से डिवाइड कर दें, 7.5 लाख को 300 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएंगे 2500 आवर्स। ये कल वाली क्लास में भी ऐसे ही किया था। अब ये बन गया टोटल ओवरहेड्स, ये बन गए टोटल आवर्स। तो OAR का फार्मूला है बजटेड टोटल ओवरहेड्स, OAR बजटेड टोटल FOH ओवर बजटेड टोटल आवर्स। वो जो कल फार्मूला लिख के दिया था उसमें डिफरेंट बेसिस थी। अगर लेबर आवर को इस्तेमाल करना है एज अ बेस तो डिनोमिनेटर में डायरेक्ट लेबर आवर्स हो जाएगा, अगर मशीन आवर्स को इस्तेमाल करना है तो डिनोमिनेटर में मशीन आवर्स हो जाएगा। तो सवाल में आइडिया मिल जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 420,000 डिवाइडेड बाय 2500 इज इक्वल टू 168। तो OAR है 168 रुपीज पर आवर। इसका इस्तेमाल क्या है ये मैंने आपको बताया था, इसको एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। हमने चैप्टर में पढ़ा ये था कि फैक्ट्री के सारे खर्चे 3 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। मैंने एक मिसाल ये बना के दिखाई थी कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, तो वो जो 10 रुपये और 15 रुपये आ रहा था वो तो उतना ही रहेगा क्योंकि डायरेक्ट है। लेकिन जो FOH था वो पर यूनिट, वो जो मैंने कल इंट्रोडक्शन के लिए मिसाल बताई थी, जो FOH था वो पर यूनिट हर साल में सेम नहीं था। जिस साल में 4000 यूनिट्स बनाए थे उसमें कुछ और था, जिस साल में 5 बनाए थे उसमें कुछ और आ रहा था। रीज़न क्या बताई थी? रीज़न ये बताई थी कि FOH के अंदर तो फिक्स खर्चे भी हो सकते हैं, वो तो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं है। प्रोडक्शन ज़्यादा हो कम हो वो तो उतना ही रहेंगे, और जब प्रोडक्शन कम ज़्यादा से डिवाइड होंगे तो पर यूनिट चेंज होते जाएंगे। तो हम एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट साल के एंड पे ही मालूम कर सकेंगे, लेकिन हमें साल के शुरू में जाननी है। तो जब साल के शुरू में जाननी है तो हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, तो उस हिसाब किताब को हम OAR कहते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। हम ओवरहेड्स का किसी ना किसी से ताल्लुक बना लेते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि राइज ने कॉलेज की फ़ीस डिटरमिन करनी है, तो वो ताल्लुक बनाना चाह रहे हैं कि सारे खर्चे पर स्टूडेंट कैसे डाले जाएं। तो जो फोटोकॉपी का खर्चा था, फोटोकॉपी डिपार्टमेंट के खर्चे, उनको नंबर ऑफ कॉपी से लिंक किया था। पिछली क्लास में बताया था ये, जिनको नहीं भूल गई बात तो पहले पिछला लेक्चर ये दोबारा सुन लें। तो उसको नंबर ऑफ कॉपी से लिंक किया था, उससे बेहतर लिंक बनता था। इसी तरह जो यूटिलिटीज़ थी, बिजली का खर्चा था, AC का खर्चा था, उसको टाइम के साथ लिंक किया था। एक बार जब इनको टाइम से और कॉपी से लिंक कर दिया था, फिर उनको पर यूनिट में एडजस्ट किया था। कैसे किया था इसकी भी मैंने प्रैक्टिस कराई थी। जैसे इसको भी अगर मैं आगे कह देता हूँ कि 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट requires 3 labor hours, तो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा वो यहां आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर कितना होगा और FOH कितना होगा। FOH कितना होगा? एक बनाने में 3 घंटे लगते हैं और 1 घंटा FOH का कितने का है? 168 का। तो हमने इस OAR को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट की कॉस्ट जान ली। ये बाकी फिगर्स तो मैंने बोली नहीं है, लेकिन ये फिगर हमने यहां पर जान ली। तो ये मैंने OAR का फायदा बताया था कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हम साल के एंड पे निकालते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट नहीं, साल के शुरू में निकालते हैं। साल के शुरू में हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं, चूंकि शुरू है अंदाजा लगाना पड़ता है, तो अंदाजा बजटेड टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल आवर्स। क्या हमेशा टोटल आवर्स ही रहेगा? नहीं, मैंने 6 फार्मूले बना के दिए थे। उन 6 में से जो पहले 3 हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं, अगले 3 इतने मशहूर नहीं हैं, लेकिन बहरहाल शोहरत का हमने क्या करना है, हमने तो देखना है सवाल में कौन सा इस्तेमाल करना है। तो ये भी मैं आपको होपफुली आज ही बता दूंगा कि अगर नहीं कहा आज अगली क्लास में
कि हमें नहीं बताया कि कौन सी बेस इस्तेमाल करनी है, तो कैसे पहचाने कौन सी बेस इस्तेमाल करनी है, मैं बता दूंगा। जिस तरह पिछले चैप्टर में नोट्स लिखवा रहा था ना, इसमें भी लिखवाऊंगा साथ। तो ये एक सिंपल सा OAR निकालने का सवाल हो गया। चलें यहां से आगे चलते हैं। अच्छा, अब करते हैं एक एग्जाम का सवाल। आप आ जाइए जिनके पास पैक की बुक है, उसमें क्लास वर्क 1 है। जिनके पास पैक की बुक है उसमें क्लास वर्क 1 था, ज़िया टेक्सटाइल। जिनके पास आई कैप की बुक है, अच्छा अगर किसी के पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है, चलो वो भी बता देता हूं। जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है उसमें था ये 3.4 ज़िया टेक्सटाइल मिल्स। जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है उसमें 3.4 था। जिनके पास पैक की बुक है उसमें ये क्लास वर्क 1 है। और जिनके पास आई कैप का नया क्वेश्चन बैंक और बुक कंबाइंड है, तो जिनके पास आई कैप की नई बुक है उसमें है ये पेज नंबर 51 पे, पेज 51 पे एग्जाम्पल 5। और जिनके पास राइस की बुक है वो मैं भी बताता हूँ, वो टीए नहीं आया अभी, तो बुक उसके पास रखी हुई है, तो भी मेरे सामने बुक नहीं है, इसलिए राइस की बुक में ढूंढ लीजिएगा, कितना को मुश्किल होगा ढूंढ लेना। ज़िया टेक्सटाइल मिल्स के नाम से, ज़िया टेक्सटाइल मिल्स। ये मेरा ख्याल है कि पास्ट पेपर का ही सवाल है, शायद 2008 का या 2010 का है। बहरहाल जी आपको मिल जाएगा, ये कोई अनोखा सवाल नहीं है। तो जिनके पास राइस की बुक है उसमें, अभी मेरे सामने राइस की बुक है नहीं इसलिए मैं उसका रेफरेंस नहीं बता सकता, वो टी नहीं आया अभी मेरे पास। और आई कैप की बुक का रेफरेंस बता दिया और पैक की बुक का भी बता दिया। तो अगर किसी के पास राइस की बुक में सवाल मिल जाए तो वो ग्रुप में उसका क्वेश्चन नंबर, बल्कि सारी ढूंढ लेंगे यार, ढूंढ लेंगे आप लोग। 12 अगर राइस की बुक में ना हो तो फिर कोई ना इस सवाल का क्वेश्चन का पिक्चर लेके तो वो ग्रुप में डाल दे, पहले भी बच्चे डाल देते होते हैं। चलें अच्छी बात है, शाबाश। पढ़ लें सवाल, पढ़ लें, मैं करता हूँ बोर्ड पे करता हूँ। ज़िया टेक्सटाइल मिल्स, सवाल पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूँ। अच्छा, जो लोग आई कैप की नई बुक से सवाल पढ़ रहे हैं, नई बुक में मसला ये है कि क्वेश्चन और आंसर का फ़र्क नहीं होता, वो बस एक फ्लो में सॉल्व हुआ होता है। तो वो देखिएगा इस नई बुक में, नई बुक से बता रहा हूँ, आई कैप की जो है। अच्छा, नई बुक ये है जो पिछले साल ही पिछले अटैम्प्ट में बनी थी, ये कोई बहुत ज़्यादा नई बुक नहीं है, पिछले साल बनी थी ये, वही वाली है ये। इसमें उन्होंने कंबाइन कर दिया था क्वेश्चन बैंक को और स्टडी टेक्स्ट को, इसलिए मैं इसको नई बुक कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो नई बुक है ना, इसमें जो लोग इससे पढ़ रहे हैं आई कैप वाली से, इसमें देखें पेज 52 पे जाके पॉइंट 1 2 3 4 5, इसके नीचे एक पैराग्राफ है, कटिंग डिपार्टमेंट यूजेस अ सिंगल रेट। ये पैराग्राफ जहां एंड हो रहा है, बस सवाल यहीं खत्म है। उसके बाद जो अगला पैराग्राफ है ना, इन कंप्यूटिंग द रिवाइज्ड मशीन आर रेट विच द कटिंग डिपार्टमेंट शुड यूज ड्यूरिंग ईयर 4 फॉलोइंग वर्किंग वुड बी रिक्वायर्ड। ये रिक्वायरमेंट है। अब इसी को सवालिया निशान में कन्वर्ट कर लें, क्या? कंप्यूट द रिवाइज्ड मशीन आर रेट विच कटिंग डिपार्टमेंट शुड यूज ड्यूरिंग 2004, बस सवालिया निशान। तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है, इसके नीचे सारा सोल्यूशन है। तो ये मत देखें, इसको आंख बंद कर लें, को पेज रख के छुपा लें। तो ये जो फिर सुन लें, पॉइंट 1 2 3 4 5 के नीचे वाला पैराग्राफ है, ये सवाल का लास्ट पैराग्राफ है। और उसके बाद जो सेंटेंस है ना, इन कंप्यूटिंग द रिवाइज्ड मशीन आर रेट, ये रिक्वायरमेंट बना लें। रिक्वायरमेंट क्या बना लें? कंप्यूट, इन कंप्यूटिंग को कंप्यूट कर दें, कंप्यूट
द रिवाइज्ड मशीन आर रेट विच द कटिंग डिपार्टमेंट शुड यूज़ ड्यूरिंग द ईयर 2004। बस ये रिक्वायरमेंट है। फॉलोइंग वर्किंग भी काट दें। चलें पढ़ लें, मैं बोर्ड पे करता हूँ। हाँ जी, पढ़ लिया होगा। अच्छा, जिन्होंने अभी सवाल नहीं पढ़ा, आप लेक्चर यहीं पॉज कर दें, लेकिन सवाल पढ़े पहले। सवाल देखिए, आप लोग सवाल पढ़ेंगे ना, मैं आपको जो बोर्ड पे सवाल कराता हूँ, जैसे वो जो पिछले चैप्टर के भी सवाल करा रहा था, मेरे सवाल कराने में आप तभी सीखेंगे जब आपने सवाल पहले अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो सवाल अच्छे तरीके से पढ़ना है सबने। मैं आपको सवाल करना सिखाता हूँ कि इसमें ये डाटा कैसे ढूंढना है, इसमें चीज़ पॉइंट कैसे क्लिक करना है, ये चीज़ें मैंने आपको सिखानी है। तभी बेटा फ़ायदा होगा जब आप सवाल अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो जिसने नहीं पढ़ा वो वीडियो यहीं रोक के पहले सवाल पूरा पढ़े, उसके बाद वीडियो दोबारा देखें। 1 दिसंबर 3 को एक नई मशीन लगाई थी डिपार्टमेंट में। एक डिपार्टमेंट था कटिंग डिपार्टमेंट, वहां पर एक नई मशीन लगाई थी। पहले से वहां पर 5 मशीनें थी, एक नई मशीन और लगा ली। अब इस नई मशीन के बारे में डाटा बताया हुआ है, और ये जो ईयर है, ये कब से शुरू हो रहा है, जनवरी से शुरू हो रहा है या कब से शुरू हो रहा है नहीं बताया। तो जो ईयर 2004 है उसको हम जनवरी से दिसंबर ही मान लेते हैं। तो जो नई मशीन है वो 1 फरवरी से अवेलेबल होगी, यानी 2004 अगर जनवरी से दिसंबर माने तो ये नई मशीन, उसमें बस 11 महीने इस्तेमाल हो पाएंगी। इस नई मशीन का डाटा बताया हुआ है। नई मशीन के पहले पैराग्राफ में कॉस्ट बता दी, लाइफ बता दी, आरबी बता दी, और उसके बाद उसका सारा डाटा बताया हुआ है। उसके बाद रिक्वायरमेंट से ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो बाकी 5 मशीन्स हैं जो अभी बिल्कुल सब नॉर्मल इस्तेमाल होती हैं, उनका OAR भी दिया हुआ है 390, उनका OAR भी दिया हुआ है। लेकिन चूंकि अब इस डिपार्टमेंट में एक मशीन और आ गई है, एक नई मशीन आ गई, उसके खर्चे और आ गए, तो पहले 5 मशीनें थी इस डिपार्टमेंट में, हमें इस डिपार्टमेंट के लिए एक रेट कैलकुलेट किया हुआ था OAR। OAR क्यों कैलकुलेट किया जाता है? OAR इसलिए कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स तीनों कंपोनेंट शामिल हैं,
और वो प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें जाननी है। एक्यूरेट कब पता चलेगी? साल के एंड पे पता चलेगी। जब साल एंड होगा तो ही पता चलेगी, क्योंकि पूरे साल के एंड पे हमें तब जाके पता चलेगा ना कि कितने यूनिट्स एक्चुअली बनाए, और जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट थी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, उनको एक्चुअल यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन इसका पता चलेगा ईयर एंड पे जाके। हमें साल के शुरू में ही जाननी है कि एक यूनिट कितना कॉस्ट करता है। क्यों जानना है? आपको मैंने बताया था, बजट बनाना है, हमने सेल प्राइस डिसाइड करनी है। तो जब हमने साल के शुरू में ही जाननी है तो कोई जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। प्रोडक्ट की कॉस्ट साल के शुरू में जाननी पड़ेगी। इस जोड़ तोड़ करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का तो हम नहीं, स्टूडेंट नहीं, मैनेजमेंट फिर भी अंदाजा लगा सकते हैं। ओवरहेड का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, पर यूनिट का। इसकी भी रीजन आपको इस जो पिछला लेक्चर था उसमें समझाई थी। डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपए पर यूनिट, चाहे 4000 यूनिट्स रखें चाहे 5000 यूनिट्स बने, तो वो 10 रुपए ही आ रहा था, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर 15 रुपए ही आ रहा था। लेकिन जो एफओएच था वो एक दफा 5 आया था और एक दफा 4.4 आ गया था। क्यों चेंज हो गया था ये? क्योंकि ओवरहेड्स के अंदर हो सकता है कोई फिक्स खर्चे भी हो, रेंट हो सकता है। अब वो फिक्स्ड खर्चे, यूनिट्स कम बने ज्यादा बने, उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब वो उतने ही रहेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में यूनिट्स चेंज हो जाएंगे। देखे ना, अगर 20 को 5 से डिवाइड करें तो 4 आएगा, 20 को 10 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। ये डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो आंसर कम होता जाएगा। इसी तरह से इसको कम कर, दूसरी तरफ ले जाता हूं, 20 को 4 से डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा। तो चूंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर फिक्स्ड खर्चे भी होते हैं, इस वजह से पर यूनिट इतना एक्यूरेट नहीं निकल पाता। तो साल के एंड का इंतजार करने की बजाय हमें साल के शुरू में ही कोई जोड़ तोड़ लगाना पड़ता है। उस जोड़ तोड़ को OAR कहते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये बार बार बताता रहूंगा ताकि आपको जो कच्चा कच्चा है वो पक जाए। तो कर क्या रहे थे हम? हाँ, तो कटिंग डिपार्टमेंट जिसमें 5 मशीनें पहले से थी, एक मशीन उसमें और लग रही है। तो अब हमें करना क्या है रिक्वायरमेंट में कि इस छठी मशीन आ जाने के बाद जो इस डिपार्टमेंट का OAR था उसको अब हमें रिवाइज करना पड़ेगा, नया निकालना पड़ेगा ना। पहले जो काम उस डिपार्टमेंट में होता था उसके हिसाब से ओवरहेड खर्चे सोचे हुए थे। अब जब एक नई मशीन आ जाएगी जिसके नए खर्चे आ जाएंगे तो हमें फिर इस रेट को रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये सवाल की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ नई मशीन का OAR निकालना है? नहीं, पूरे डिपार्टमेंट में अब नई मशीन भी एडजस्ट करके पूरे डिपार्टमेंट का रिवाइज्ड OAR निकालना है। तो इसको पढ़ के, सवाल को पढ़ के, इसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ के ये आइडिया हो रहा है कि OAR का फार्मूला कौन सा वाला लगना है। यानी न्यूमरेटर में बजटेड टोटल ओवरहेड्स और डिनोमिनेटर में बजटेड टोटल जो भी बेस है। अब वो या तो डायरेक्ट लेबर आवर्स थे जैसे पिछले सवाल में भी था, या मशीन आवर्स थे, या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी, या यूनिट्स थे। ये पिछली क्लास में बताया था। इस सवाल को पढ़ के आइडिया हो रहा है कि बेस क्या है। जी बिल्कुल, कंप्यूट द रिवाइज्ड मशीन आवर रेट। इसका मतलब है कि वो OAR जो मशीन आवर पे बेस्ड है। तो हमने फार्मूला लगाना है टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स। चलें टोटल ओवरहेड्स निकालते हैं। टोटल बजटेड ओवरहेड्स। अच्छा, जो टोटल ओवरहेड्स है ना, इनमें आपको ओवरहेड्स की डिटेल तो दी हुई है सिर्फ नई मशीन की। ये जो पॉइंट 1 2 3 4 5 हैं, ये तो सारे नई मशीन के हैं। ये आप पढ़ के देख लें, सारे नई मशीन के हैं। चलो नए मशीन के तो लिखे ना, बाकी का बाद में देखते हैं। ओवरहेड्स होते हैं फैक्ट्री के सारे खर्चे, सारे सिवाय डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के। ये आपने सब FAR में अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, FAR 1 में। और उसके अलावा मैंने कॉस्ट के ही लेक्चर 2 के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी करवाए थे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मैंने रिवाइज करवाए थे। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, नई मशीन के ओवरहेड्स यहाँ ढूंढ के लिखते जाने हैं।
तो सवाल तरतीब से पढ़ते जाइए। सवाल की तरतीब अगर छोड़ देंगे ना तो चीज़ें मिस करना शुरू हो जाएंगे। तो सवाल की तरतीब ये है कि सबसे पहले इस नई मशीन की कॉस्ट बताई हुई है, लाइफ बताई हुई है और आरवी बताई हुई है। ये किस लिए बताई है? ताकि डेप्रिसिएशन चार्ज करें। तो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन। लेकिन ये मत भूलिएगा कि हम 2004 की कैलकुलेशंस कर रहे हैं और 2004 में ये मशीन 11 महीने इस्तेमाल होगी। तो कॉस्ट माइनस आरवी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ और 11 महीने। 11 महीने क्यों? क्योंकि फर्स्ट फेब को अवेलेबल होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 1,10,000। चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं। पहले पैराग्राफ में कॉस्ट हो गई, आरवी हो गई, लाइफ हो गई, ठीक है। उसके बाद नई मशीन के बारे में कहा है कि उसने 2600 घंटे काम करना है, यानी चलना है, मशीन बिजली पे चलेगी। उस 2600 घंटे में से 80 घंटे सेटिंग अप मशीन के हैं और 120 घंटे जो हैं वो मेंटेनेंस के हैं। इस पॉइंट को मैं भी करता हूँ एक्सप्लेन। एक 120 आवर्स और ये जो 80 है ना, ये बताता हूँ क्या होते हैं। उसके बाद है आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन विल बी 10 यूनिट्स पर आवर। अच्छा, अब ये 10 यूनिट्स किसके हैं? प्रोडक्टिव यूनिट्स हैं? नहीं, ये बिजली वाले यूनिट्स हैं। वो जो बिजली का बिल आता है ना, जब उसमें होता है कि जी 200 यूनिट्स कंज्यूम हो गए, तो ये बिजली वाले यूनिट्स हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी, ये भी ओवरहेड है। ओवरहेड क्यों है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इसके अलावा फैक्ट्री के सारे खर्चे ओवरहेड्स होते हैं। तो जो बिजली का बिल आएगा इस मशीन का, वो ओवरहेड्स हैं। इस मशीन ने साल में, जो हमारा प्लान है, कितने घंटे चलना है, ये सेकंड पैराग्राफ में ऊपर इस पॉइंट 1 से वापस ऊपर 2600 बताया हुआ है। इट इज बजटेड दैट मशीन विल वर्क फॉर 2600। देखें, अगर मशीन बंद पड़ी रहेगी तो उसको वर्क तो नहीं कहेंगे ना। तो मशीन को अगर कहा जा रहा है विल वर्क फॉर 2600 आवर्स, का मतलब ये वो है जो मशीन ऑन रहेगी। अब ये जो मशीन ऑन रहेगी, इसमें बिजली इस्तेमाल होगी। इस बिजली के इस्तेमाल के बारे में जो पॉइंट नंबर 1 है, इसमें जो बात लिखी है ना कि इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ये थोड़ी सी अजीब हो गई बात, क्योंकि ये जो ऊपर कहा हुआ था कि 80 आवर्स फॉर सेटिंग अप द मशीन एंड 120 आवर्स फॉर मेंटेनेंस। ये जो सेटिंग अप मशीन है, इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी चलें, घर की पहले घर की किसी मशीन की मिसाल ले लेते हैं। अगर कोई जूसर है, सेब का जूस निकाल रहे हैं उसमें से, तो वो मशीन तो चल रही है, बिजली ऑन है, मशीन ऑन है। अब उस सेब का जूस निकालने के लिए जब उसमें सेब डाला है और उसका जूस बन रहा है, अच्छा, अब वो सेब जो इस्तेमाल हो गया सारा, मशीन ऑन रखे रखे ही उसमें फिर और सेब डलेगा,
फिर उसका जूस निकलना शुरू हो गया। जब वो भी सारा खत्म हो जाएगा फिर और सेब डलेगा। अब इस दौरान मुसलसल हर वक्त सेब उसके अंदर नहीं है। जब पहला सेब खत्म हो चुका होता है, वो लेट से कि बिजली चल रही है और उसको जिसमें सेब डाला था उसकी ट्रे निकाल के उसको खाली करके फिर वापस लगाएंगे, मशीन चल रही है, उसको वापस लगाएंगे फिर अगला सेब डालेंगे। अब ये जो ट्रे निकाल के साफ की फिर दोबारा लगाई, ये मशीन को हमने फिर से सेटअप किया अगली प्रोडक्शन के लिए। इस दौरान भी तो मशीन चल रही है ना, बिजली इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, सेब का जूस नहीं पहले निकाला कभी, कोई और मिसाल ले लेते हैं, फोटोकॉपी करवाई होगी शायद कभी जिंदगी में। तो अगर फोटोकॉपी मशीन जिस पे फोटोकॉपी की जा रही है हर वक्त उस पर फोटोकॉपी नहीं हो रही है, मशीन ऑन है, आपने फोटोकॉपी के लिए कहा, उसने बुक अंदर रखी, उसकी फोटोकॉपी बाहर निकल आई, अब आपको जब उसने फारिग कर दिया, आपको पैसे, आपसे पैसे ले रहा है, मशीन उसकी ऑन है, बिजली फिर भी इस्तेमाल हो रही है। हाँ, जब उसके कस्टमर्स आना बंद हो जाएंगे तो मशीन बंद करके बैठ जाएगा। तो ये जो मशीन ऑन है और उस वक्त उस पर काम नहीं हो रहा, या आप ये कह लें कि मशीन उसने बंद की हुई थी, अब जब मशीन ऑन करेगा क्योंकि कस्टमर आएगा फोटोकॉपी करवाने, तो मशीन ऑन करते साथ ही फौरन फोटोकॉपी शुरू नहीं करेगा, कोई 2 3 4 5 10 सेकंड का गैप लेगा, वो कहेगा जी मशीन गर्म हो ले जरा। ये सब सेटिंग अप कहलाता है। जब हम मशीन ऑन कर देते हैं और वो अभी तैयार हो रही है 2 4 5 10 सेकंड के, हाँ अब चलो ठीक है, अब इसके अंदर बुक रखो और कॉपी निकालते हैं, ये सब सेटिंग अप है। तो 80 घंटे पूरे साल में इसमें गुजर जाएंगे। इसी तरह जो मेंटेनेंस है 120 घंटे, इसमें भी मशीन ऑन रहेगी। अच्छा, मेंटेनेंस में मशीन ऑन क्यों रहेगी? कभी बाइक की सर्विस करवाई हो, ट्यूनिंग करवाई हो, तो उसमें बाइक ऑन करके ही पेट्रोल एडजस्ट किया जाता है। अब वो मेंटेनेंस हो रही है और पेट्रोल लग रहा है। इसी तरह एसी की सफाई करने वाला जब एसी की सर्विस करता है तो उसके प्रोसीजर के अंदर एसी कुछ देर ऑन करके चलाना, उसकी गैस चेस चेक करना, ये भी शामिल है। तो मशीन ऑन है, बिजली इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो 80 घंटे और 120 घंटे हैं, इनमें बिजली इस्तेमाल हो रही है। जब बिजली इस्तेमाल होगी तो बिल आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है पॉइंट नंबर 1 में वो बिजली की कंजम्पशन बताई है जब मशीन से प्रोडक्शन हो रही होगी। देखें, मशीन जब यूनिट्स बना रही होगी, जैसे मशीन मैंने कहा जब सेब का जूस निकाल रही है उस वक्त जितनी बिजली इस्तेमाल कर रही होगी, और जब वो खाली चल रही है तब जो बिजली इस्तेमाल कर रही होगी, इसमें फ़र्क होगा ना कि एक ही तरह से बिजली इस्तेमाल हो रही होगी। एसी चल रहा है तो बिजली का इस्तेमाल, और एसी नहीं चल रहा है, यानी एसी ट्रिप किया हुआ है तो बिजली का इस्तेमाल, और अब एसी चल रहा है कंप्रेसर तो बिजली का इस्तेमाल, फ़र्क होगा ना। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बताया है, इसके बारे में कहा है इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, तब वो 10 यूनिट एक घंटे के ले रही होगी, और जब प्रोडक्शन नहीं कर रही होगी तब कितने ले रही होगी, ये नहीं बताया। अब इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरह ये हो सकता है कि जो 200 घंटे कौन से, 80 घंटे और 120 घंटे, ये क्या है जिनमें प्रोडक्शन नहीं हो रही लेकिन बिजली तो इस्तेमाल हो रही है। एक अजम्पशन ये है कि चूंकि 80 और 120 घंटों के अंदर कुछ नहीं बताया कि कितनी बिजली इस्तेमाल होगी, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। कुछ नहीं बताया कि कितनी बिजली इस्तेमाल होगी तो इसको इग्नोर कर देते हैं। और जो नीचे पॉइंट नंबर 1 है कि मशीन 10 यूनिट्स बिजली के खाएगी जितनी देर चलेगी, तो साल में कितनी देर चलेगी, 2400 घंटे। 2400 कैसे, 2600 में से 200 निकाल दें, इतने घंटे चलेगी, 1 घंटा चलेगी तो इतने कंज्यूम होंगे, और 1 यूनिट 8.5 रुपए का है। एक तरीका तो ये है जो आई कैप का क्वेश्चन बैंक है, इसमें ऐसे ही सॉल्व हुआ हुआ है। लेकिन इसका एक और तरीका है, मुझे वैसे वो दूसरा ज्यादा रिलायबल लगता है, कि इन 200 घंटों में बेशक बिजली की कंजम्पशन नहीं बताई, लेकिन ये कहना कि इग्नोर करना मुनासिब नहीं है। इन 200 घंटों में मशीन चल तो रही है ना, ये तो नहीं हो सकता कि नहीं चल रही। जब मशीन चल रही है तो फिर बिजली भी खा रही है, तो बिजली का बिल इग्नोर कर देना भी इतना मुनासिब नहीं है। तो आप अजम्पशन ले सकते हैं, एक ये जो सामने लिखा है, आप यहां पर नोट लिखेंगे कि उन 200 घंटों में बिजली कितनी इस्तेमाल हो रही है, नहीं बताया इसलिए उनको इग्नोर कर रहे हैं, 2400 लिख दें, ये भी सही है। या फिर आप नोट लिखें कि उन 200 घंटों की बिजली इस्तेमाल नहीं बताया, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि उनमें भी वो हर घंटे में 10 यूनिट बिजली के कंज्यूम कर रही थी, ये भी अज्यूम कर सकते हैं। इस सूरत में यहां 2600 आ जाएगा।
ये दोनों assumptions ठीक हैं, लेकिन लिखनी पड़ेंगी। यानी मैं यहाँ पर ये मकड़ी बना के नीचे एक नोट लिख दूंगा कि इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, लिख लें आप खुद ही, इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट दोस 200 आवर्स, इट इज अज्यूम्ड दैट electricity consumption will be same during those 200 hours, same as during production hours। यानी उन 200 घंटों के अंदर भी, चूंकि डिटेल नहीं बताई, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि उन 200 घंटों में भी बिजली की कंजम्पशन उसी स्पीड से चल रही होगी जितनी प्रोडक्शन के दरमियान थी। ये नोट लिखना है। और अगर 2600 नहीं 2400 रखने तो भी ये नोट लिख दें कि हम अज्यूम कर रहे हैं, चूंकि उन 200 घंटों में बिजली का इस्तेमाल नहीं बताया तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी एक कर लें, ठीक है। एक वैरायटी है ये कर लेते हैं, मैंने 2600 कर दिया, और एक वैरायटी वो ICAP की बुक में है ही, उसमें 2400 से सॉल्व किया हुआ। दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन आप नोट जरूर लिखिएगा। अच्छा, अब ये जब 2600 करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 2600 इंटू 10 इंटू 8.5, 2,21,000, 2,21,000। चलें आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 के अंदर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है 25,000 पर मंथ। ये आसान सी बात है, मेंटेनेंस 25,000 पर मंथ है और इस नई मशीन ने 11 महीने, सिर्फ 11 महीने इस्तेमाल होना है, तो उसकी मेंटेनेंस आ गई 25,000 पर मंथ, और ये बन जाएगा 225। फिर पॉइंट नंबर 3 है पार्ट रिप्लेसमेंट होगी हर महीने, और उस पर 10,000 खर्च हुआ करेंगे, बल्कि 275, सॉरी, पार्ट रिप्लेसमेंट हर महीने हुआ करेगी। ये कितनी हुआ करेगी? ये हुआ करेगी जी 10,000 पर मंथ। ये भी 11 महीने, तो ये हो जाएगा 1,10,000। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है कि मशीन ऑपरेटर को 9,000 देने हैं, तो ये इनडायरेक्ट लेबर हो गया। मशीन ऑपरेटर इसको देने हैं पर मंथ, भूल गया यार चलने में, इसको देने हैं पर मंथ 9,000, 11 महीने देंगे, ये हो जाएगा 99,000। अच्छा, और क्या है? पॉइंट नंबर 5 में कहा हुआ है कि नई मशीन की वजह से कुछ और ओवरहेड्स भी 5,000 पर मंथ आया करेंगे, तो अदर ओवरहेड्स 5,000 पर मंथ। और क्या खर्चे हैं? बस चल, ये हो गए नई मशीन के रिलेटेड ओवरहेड्स। अब इन नई मशीन के साथ अगर मैं सिर्फ इन्हीं का टोटल कर लूं तो ये तो सिर्फ नई मशीन के ओवरहेड्स हैं, और अगर मैंने सिर्फ इन्हीं को इस्तेमाल करके OAR निकाला तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूरे कटिंग डिपार्टमेंट का रिवाइज्ड OAR पूछा है जिसमें सारी मशीन्स के सारे ओवरहेड्स हों। तो ये तो हो गए सिर्फ नई मशीन के ओवरहेड्स। अब हमें साथ ओवरहेड्स ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन्स भी मिलाना पड़ेगा। वो एग्जिस्टिंग मशीन के ओवरहेड्स यहां लिखेंगे तो टोटल ओवरहेड्स निकलेंगे। अच्छा, अब एग्जिस्टिंग मशीन्स के ओवरहेड्स तो नहीं दिए हुए, लेकिन पर आवर रेट बताया हुआ है लास्ट पैराग्राफ में, देखें। क्योंकि जब ये नई मशीन नहीं आई थी तो पुरानियों का हमने एक रेट निकाला हुआ था, तो अब अगर पुराने का हमें 390 रेट दिया हुआ है, वहां से हम टोटल ओवरहेड्स निकाल सकते हैं। 390 को 390 पर आवर रेट दिया हुआ है, तो अगर टोटल 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो
टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे, लेकिन मैं इसको फिलहाल यहाँ रोक रहा हूँ, अभी करता हूँ उस पर बात। यहाँ लिख दूंगा आंसर, जो भी आएगा लिख दूंगा। ये हो जाएंगे टोटल ओवरहेड्स, OAR निकालना है, ये हो जाएंगे टोटल ओवरहेड्स, और टोटल ओवरहेड्स हो गया न्यूमरेटर। अब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? टोटल मशीन आवर्स, टोटल मशीन आवर्स। चूंकि मशीन आवर रेट है, इसका मतलब बेस रखनी है मशीन आवर्स की। तो जो मशीन आवर्स हैं, अब हमने खर्चे जब नई मशीन और पुरानियों के मिलाए हैं तो आवर्स भी इन सबके मिलाने पड़ेंगे। तो नई मशीन के और पुरानी मशीन्स के, मैं इसके आर्ट्स देखता हूं अभी। अच्छा, अभी ना एक कॉन्सेप्ट समझें। ये जो मिसाल मैं बताने लगा हूं, ये वही कॉन्सेप्ट जो मैं कल बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, उसी को मैं फिर से और स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। इस सवाल के लिए मुझे एक और मिसाल देनी पड़ रही है। अच्छा, पहले कल वाली बात दोहराते हैं। साल के शुरू में हमें प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट जाननी है। प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट साल के शुरू में क्यों जाननी है? क्योंकि हमने डिसीजन लेने हैं, हमने बजट्स बनाने हैं, हमने सेल प्राइस डिसाइड करनी है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट पता, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट से मेरी क्या मुराद है? जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट है जिसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी पर यूनिट कॉस्ट भी तो पता हो ना। इसको मैं प्रोडक्ट कॉस्ट कह रहा हूँ। प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या चीज शामिल है? 3 चीजें शामिल हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर 3 चीजें शामिल हैं। क्या क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और FOH है। ये बार बार बात सामने आ रही है आपके, पक्का हो जाए ताकि इसमें डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट रिलेटिवली इजी कैलकुलेट हो जाता है। क्योंकि बिजनेस को अगर यही नहीं पता कि 1 यूनिट बनाने में कितना मटेरियल लगना है, कितना लेबर लगना है, तो बंद करे बिजनेस। तो ये बातें उनको पता होती हैं। डायरेक्ट कहते ही इसको इसलिए हैं क्योंकि 1 यूनिट बनाने में कितना मटेरियल लगता है ये कैलकुलेट हो सकता है, तभी तो उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। 1 यूनिट बनाने में कितनी लेबर लगती है ये पता है, तभी तो उसको डायरेक्ट लेबर कहते हैं। मसला है इसकी वजह से फैक्ट्री ओवरहेड्स में चूंकि अजीब अजीब खर्चे भी होते हैं, फिक्स खर्चे भी होते हैं, जिनका पर यूनिट कैलकुलेट करना साल के एंड पे ही पॉसिबल है। मैंने कल बताई थी ये सारी कहानी, सारी होश में जाग रहे हैं। ये साल के एंड पे ही एक्यूरेटली कैलकुलेट हो सकता है कि 1 यूनिट में कितना FOH आना है। लेकिन चूंकि हम साल एंड होने का इंतजार नहीं कर सकते, तो हमें साल के शुरू में ही कोई हिसाब किताब लगाना है। वो हिसाब किताब OAR होता है। फिर मैंने मिसाल भी बताई थी कि उस OAR को एक बार कैलकुलेट कर लिया किसी ना किसी बेस से लिंक करके, फिर उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट जानने के लिए इस्तेमाल किया। ये मैंने कल वाले लेक्चर में ये बात आपको वो कोर्स की फीस की कैलकुलेशन भी समझाई थी कि जो बच्चे से एक फीस कितनी चार्ज की जाए कॉस्ट के पेपर की, उसके लिए उसमें खर्चे बिल्ड करने पड़ेंगे। उसमें फोटोकॉपी का खर्चा मैंने मिसाल दी थी, बिजली का खर्चा मिसाल ली थी। लेकिन बिजली के खर्चे का और फोटोकॉपी के खर्चे का स्टूडेंट के साथ लिंक इतना ज़्यादा सीधा नहीं बन रहा था, तो उसको हम किसी और रास्ते से लाए थे। कैसे? फोटोकॉपी डिपार्टमेंट के खर्चे नंबर ऑफ कॉपीज़ के हिसाब से बांटे थे। यानी हमने निकाला था कि हमें फोटोकॉपीज़ के खर्चे पर कॉपी कितने पड़ेंगे, फिर उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ, नंबर स्टूडेंट नहीं, फिर उसको पर स्टूडेंट के साथ एडजस्ट किया था। क्या एडजस्ट किया था? अगर हमने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि हमें पूरे फोटोकॉपी डिपार्टमेंट के खर्चे 3 रुपए पर कॉपी कॉस्ट करेंगे, तो अगर हमने कॉस्ट की फीस चार्ज करनी है और हमें पता है कि स्टूडेंट को 200 कॉपीज देनी पड़ेंगी, तो 200 इंटू 3, तो हमें 600 रुपये ये बंदा फोटोकॉपी में कॉस्ट करेगा। इसी तरह से मैंने बिजली का खर्चा लिखा था कि अगर AC चलना है तो हम उसको स्टूडेंट के साथ कैसे लिंक करें, उसका ताल्लुक मैंने बनाया था आवर्स के साथ। तो हमने ये खर्चा निकाल लिया था कि 1 घंटा ये यूटिलिटीज इस्तेमाल होंगी तो लेट से 10 रुपये बिल आएगा। तो स्टूडेंट के साथ इसको कैसे लिंक किया था? अगर कॉस्ट का कोर्स है और 100 घंटे का कोर्स है तो 10 रुपये को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो फिर वो पर स्टूडेंट बन गया था।
इसी तरह से उसके बाद मैंने एक और सवाल, बल्कि 2 सवाल कराए थे, जिनमें एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी थी और उसमें OAR के जरिए से FOH निकाले थे। ये किया था पहले लेक्चर के अंदर। तो हमने चूंकि प्रोडक्ट कॉस्ट जाननी होती है, यार समीर पॉज करना, पहले मैं इसकी बेइज्जती तो करूँ ना। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हम प्रोडक्ट कॉस्ट जानना चाहते हैं साल के शुरू में, और उसमें मसला डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का नहीं है, मसला होता है उसमें FOH का। क्योंकि एक्यूरेटली जानना है तो वो तो साल के एंड पे पता चलेगा, तो हमें साल के शुरू में कुछ अंदाजे लगाने पड़ते हैं। वो जो अंदाजा तुक्के लगाने पड़ते हैं वो OAR होता है, और उसको हम किसी ना किसी बेस के साथ लिंक कर रहे होते हैं। और एक बार जब उसको किसी बेस से लिंक करके OAR निकाल लेते हैं, जैसे इस सवाल में हम OAR पर मशीन आर निकाल रहे हैं, तो उसको फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट में किस तरह से बिल्ड करें, ये कल वाली क्लास में प्रैक्टिस भी की थी। कि अगर हमें पता है कि लेट्स से कि इसका आंसर अगर आ जाता है, फर्स्ट करें इसका आंसर आ जाता है 100 रुपये पर मशीन आर, और हमें पता है कि एक यूनिट को बनाने में 2 मशीन आर लगते हैं, तो फिर FOH यहाँ कितने डाल दूँ, 100 × 2। तो हम एक बार OAR निकाल लें, फिर उसको हम प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट में फिट कर सकते हैं। ये मैंने कल वाली क्लास में कराया भी था। तो OAR निकालने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम प्रोडक्ट की कॉस्ट जान सकें। यहां तक ये बार बार बातें इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जो कच्चा कच्चा रह जाता है वो पक जाए। अच्छा, मैंने सवाल को भी यहां रोका हुआ है कि एक तो आपको मैंने ये एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स नहीं बताए, ये बताता हूं भी, और मैंने फिर यहां पर डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर बना दिया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसका, OAR कैलकुलेट कर रहे हैं, ये न्यूमरेटर बता दिया। डिनोमिनेटर पे आके मैं रुक गया हूं, और मैंने कहा कि उससे पहले एक बात समझ लीजिए। क्योंकि OAR निकालने का पर्पस क्या होता है कि हम प्रोडक्ट की कॉस्ट जाने। अच्छा, एक मिसाल मैं हर दफा जब भी ये पढ़ाता हूँ, 10 15 20 दफा जितने बार पढ़ा दिया है, हर दफा ये मिसाल देता हूँ, मुझे मिसाल ही बड़ी पसंद है। एक घर में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, एक घर में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, और इन 5 में से 2 हैं जो अर्निंग हैं। 2 बेटे हैं इस घर में जो अर्न करने वाले हैं, बाकी माँ बाप होंगे, कोई छोटा बहन भाई होगा। तो ये जो 2 हैं, इन्होंने कमा के लाना है ताकि इन 5 मेंबर्स की फैमिली के खर्चे पूरे हो सकें। इन 5 लोगों के मिला के, लेट्स से पूरी फैमिली की मिला के टोटल कॉस्ट है 5 की मिला के 50,000 रुपए। वैसे अगर देखा जाए तो एक बंदे के कितना खर्चा है, 10,000, लेकिन कमाने वाले सिर्फ 2 हैं। अगर अब्बा जी इन दोनों बेटों को टारगेट दें कि जब बेटा कमा के लाओ, तो हर बेटे को कितना कमाने का टारगेट दिया जाए, 25-25 या 10? उस अपने बेटे का तो खर्चा 10,000 है, फिर 25 क्यों? बाकियों का भी इसी ने पूरा करना है। तो इस 50,000 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 25,000। ये क्या होगा, जो इन 2 कमाने वालों ने कम से कम 25-25 कमा के लाना है। ये कैलकुलेशन क्यों जरूरी थी करनी, ताकि ये दोनों कमाने निकलें तो पता तो चले कि कम से कम कितना कमा के लाएंगे तो ही खर्चे पूरे होंगे। अब खर्चा ऊपर न्यूमरेटर में किनका लिखा हुआ है, सिर्फ इन दोनों का नहीं, सारों का खर्चा टोटल लिखा है, लेकिन डिवाइड सिर्फ कमाने वाले पे क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कमा के इन्होंने लाना है। तो टोटल खर्चा, लेकिन डिवाइडेड बाय सिर्फ प्रोडक्टिव के ऊपर, जिसने कमा के लाना है सिर्फ उसी के ऊपर डिवाइड, ताकि पता चल जाए कि कम से कम कितना कमा के लाना है। ये मिसाल समझ आई? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये खर्चे सारे के सारे डिवाइडेड बाय मशीन के उतने आवर्स जिसमें प्रोडक्शन होनी है, क्योंकि डिवाइडेड बाय किससे करना है, जिसने कमा के देना है। तो मशीन के किन आवर्स ने कमा के देना है, जिनमें प्रोडक्शन हो रही होगी। तो हमें डिनोमिनेटर में क्या रखने हैं, मशीन के प्रोडक्टिव आवर्स, जो कि नई मशीन के 2600 में से 200 प्रोडक्टिव नहीं है, 2400 प्रोडक्टिव है। इसी तरह एग्जिस्टिंग के 12,500 में से कितने प्रोडक्टिव नहीं है, 900 प्रोडक्टिव नहीं है।
कितना रह गए? 11,600। तो ये बन गया 14,000। चूंकि OAR निकालना है और OAR निकालने के लिए डिनोमिनेटर में प्रोडक्टिव जिन्होंने कमा के देना है वो आएंगे, तो इसलिए डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव आवर्स। तो यहां से OAR निकल आएगा ये डिवाइडेड बाय 14,000। डिनोमिनेटर में सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स। अच्छा, बाकी खर्चों को छोड़ें, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वाला देखिएगा। मैंने यहाँ पर अजम्पशन क्या ली थी कि वो जो 200 घंटे हैं जिनमें प्रोडक्शन नहीं हो रही उनमें भी बिजली उतनी ही इस्तेमाल हो रही है, ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी। वरना आप ये भी अजम्पशन ले सकते हैं कि जो 200 घंटे उनकी बिजली चूंकि नहीं बताई हुई तो उनकी बिजली को इग्नोर कर दें और यहाँ पर 2400 लिख दें। ये भी हो सकता था, लेकिन मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है 2600, तो मैंने 2600 बता दिया। ये दिखाना। और जो आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक था ना, उसमें उन्होंने 2600 ही लिया हुआ था। नए वाले में 2400 किया हुआ है, लेकिन पुराने में 2600 ही किया हुआ था। तो ये ज़्यादा रिलायबल 2600 ही, ज़्यादा लॉजिकल 2600 है। तो मैंने आपको 2600 वाला ही बताया। अच्छा, और मैंने राइस की बुक देख ली है, उसमें ये सवाल नहीं है। तो जिनके पास आई कैप की बुक है उसमें से देख लें, जिनके पास पैक की बुक है उसका क्लास वर्क 1 बताया मैंने, और राइस में मुझे नहीं मिला। तो जिसके पास पैक वाली या आई कैप वाली नहीं है तो कोई पिक्चर लेके उस ग्रुप में डाल देना। लेकिन जो आई कैप की बुक है उसमें जो सोल्यूशन हैं वो 2400 के हिसाब से हुआ है। तो दोनों तरीके आपको बताएं, 2400 भी ठीक है, 2600 भी ठीक है, लेकिन मुझे ज़्यादा लॉजिकल 2600 लग रहा है। एग्जिस्टिंग मशीन्स के ओवरहेड्स निकालने हैं। एग्जिस्टिंग मशीन के टोटल ओवरहेड्स नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 390 पर प्रोडक्टिव आवर OAR है। ये लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। प्रेजेंटली द कटिंग डिपार्टमेंट इज चार्जिंग 390 पर प्रोडक्टिव आवर। तो टोटल तक पहुंचना हो तो क्या करें? टोटल से मल्टीप्लाई कर दें 12,500 से कि 11,600 से। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में खर्चे सारे रखने, ये रीजन है। नहीं, हम करेंगे 11,600 से। 11,600 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? उस क्यों से पहले एक और बात सुने। मैंने यहाँ 2600 क्यों रखे, 2400 क्यों नहीं रखे? क्योंकि न्यूमरेटर में खर्चे सिर्फ उन आर्ट्स के आने हैं जिन्होंने कमा के देना है। ये खर्चे सारे आने हैं, तो खर्चे सारे आने हैं, इसलिए मैंने यहाँ 2600 रखे हैं। तो उसी वजह से आप ये कह सकते हैं 390 पर आ रहे तो मल्टीप्लाई बाय सारे आर्ट्स 12,500, लेकिन नहीं 11,600। क्यों? क्योंकि 390 के बारे में क्या अंग्रेजी बोली गई है? 390 निकाला कैसे गया था? 390 निकाला गया था पुरानी मशीनों के टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड किया गया होगा 12,500 से कि 11,600 से। जब पुरानी मशीनों का OAR निकाला गया होगा तो डिवाइडेड बाय सारे आवर्स या सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स, तो वो 11,600 से डिवाइड किया गया होगा। 11,600 से डिवाइड किया होगा तो 390 आया होगा। ये निकालना, तो इसलिए 11,600 से मल्टीप्लाई होगा। क्या बन जाएगा ये? फोर फाइव, और ये सारा ग्रैंड टोटल देखें कितना हो गया।
539400, 539400 divided by 14,000. 385 पर पॉइंट भी है, पॉइंट, हाँ 2 डेसिमल बहुत होते हैं, 26 पर मशीन आर। ये पास पेपर का ही सवाल है, मुझे इसकी अटेम्प्ट नहीं याद है, ये पैक वाली बुक में शायद अटेम्प्ट लिखी है उसकी, शायद 2008 का सवाल था। चले आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब मैं OAR की कैलकुलेशन में ना थोड़ी सी मुश्किलों का लेवल बढ़ाने लगा हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। और उससे पहले जितना ये कल वाली क्लास में और अभी बताया है, इसका एक क्विक रिकैप सुन लें। प्रोडक्ट की कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि उनको एक यूनिट कितना कॉस्ट किया। साल के एंड पे तो पता इन एनी केस होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग भी करनी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, लेकिन साल के स्टार्ट पे भी पता होनी चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, ये हम साल के शुरू में भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन FOH पर यूनिट साल के शुरू में निकालना एक्यूरेटली मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें वो खर्चे भी शामिल हैं जैसे फैक्ट्री का रेंट है, फिक्स्ड खर्चे हैं, इनका तो पर यूनिट से ताल्लुक नहीं है, इनको तो हम यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा एक यूनिट के लिए कितने हैं, तो इनको एक्यूरेटली हम साल के एंड पे जान सकते हैं, लेकिन हम साल के एंड का इंतजार नहीं कर सकते, हमें साल के शुरू में प्रोडक्ट कॉस्ट जाननी है, तो उसके लिए फिर OAR का इस्तेमाल किया जाता है। OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये वो रेट है जिस रेट से ओवरहेड्स को प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल किया जाता है, में एब्जॉर्ब किया जाता है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकाला जाता है? चूंकि साल के शुरू में निकाला जा रहा है तो फिर अंदाजे लगाए जाते हैं, यानी बजटेड ओवरहेड्स न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय बजटेड, जो भी हमने बेस रखनी है, जिससे भी इसको लिंक करना है, चाहे वो लेबर आवर्स हैं, चाहे वो मशीन आवर्स हैं। एक बार मुनासिब OAR निकल आएगा, उसके बाद उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल किया जा सकता है, जो कल वाले सवालों में मैंने प्रैक्टिस कराई थी, ये हमने पढ़ा है अब तक। समीर, यार चाय का तो कहना। अभी तक नहीं लिखवाया, कल लिखवाए थे कोई? नहीं ना, बस सिर्फ ये लिखा था कि OAR कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, ये एक बात लिखी थी और उसके बाद 2 सवाल किए थे। अच्छा, OAR का फार्मूला बता दिया आपको कल, उसकी प्रैक्टिस कल भी करा दी, आज उसकी और प्रैक्टिस करा दी। अब इसमें मुश्किलें डालते हैं, इसको मैं कह लेता हूँ कॉम्प्लिकेशंस या कम्प्लेक्सिटीज
in calculation of OAR. OAR का फार्मूला वही है, बस अब उसमें क्या क्या मसले आएंगे वो मसले सीखते हैं। इन मसलों को मैंने केस 1 केस 2 में बांटा हुआ है। उस पे जाने से पहले एक इसका बैकग्राउंड समझें कि ये सब कम्प्लेक्सिटीज जो आगे बताने लगा हूं इनका रीजन क्या होगा। एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, बल्कि इसको इस तरह नहीं बनाता। एक फैक्ट्री में होता क्या, प्रोडक्शन। अगर एक बिजनेस है जो कपड़े से कोई स्पेसिफिक साइज और स्पेसिफिक टाइप के गारमेंट्स बनाता है, जैसे कोई खास वर्कर्स की यूनिफॉर्म बनाता है, तो उस फैक्ट्री का रॉ मटेरियल कपड़ा होगा। इस कपड़े को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गुजारा जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक ही, तो दर्जी की दुकान में भी अगर आप देखें ना, तो दर्जी के पास भी मुख्तलिफ उसके वर्कर्स होते हैं। किसी का काम कटिंग करना होता है, बल्कि कटिंग तो दर्जी करता है, सिलाई करना है, किसी का काम कटाई करना है, तो मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ के लोग इन्वॉल्व हैं। तो फैक्ट्री के अंदर भी मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ के डिपार्टमेंट्स बनाए गए होते हैं। जैसे कॉलेज की मिसाल ले लें, अब आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट अलग है जो आप लोगों को कोचिंग सर्विसेज दे रहे हैं, फिर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होगा जो आप लोगों के फीसेस का मामला देखता होगा, एडमिशन डिपार्टमेंट अलग होगा, टीए डिपार्टमेंट अलग है, एग्जाम डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है। तो हर बिजनेस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो एक मिसाल बना रहा हूं, एक बिजनेस, एक फैक्ट्री में एक है कटिंग डिपार्टमेंट, जिसमें कपड़ा एंटर होगा तो उसकी कटाई होगी, फिर यहां से जो कटाई हुई होगी वहां से आगे जाएगी बात स्टिचिंग में, कपड़ा स्टिच हो गया। उसके बाद आगे एक बना लेते हैं फिनिशिंग, जिसमें बटन वगैरह लगने, इस्त्री होनी है, बटन लगने, फिनिशिंग डिपार्टमेंट। और इससे बाहर निकल के फिनिश गुड्स हैं। फैक्ट्री के अंदर ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। ये भी फारिग है। फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, ये डिपार्टमेंट्स वो हैं जिनसे प्रोडक्ट गुजर रहा है, रॉ मटेरियल मुख्तलिफ शक्ल में कन्वर्ट होता 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 फिनिश गुड्स बन गया। लेकिन फैक्ट्री में इनकी सपोर्ट के लिए और डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट हो सकता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जो इन सब की मशीनरीज को मेंटेनेंस करता होगा। हो सकता है एक क्लीनिंग डिपार्टमेंट हो, जिसका काम पूरी बिल्डिंग की सफाई होगा, और भी हो सकते हैं। अच्छा, मैंने कलर भी चेंज रखे हैं। इन 3 डिपार्टमेंट्स और इन 2 डिपार्टमेंट्स में फर्क क्या क्या लग रहा है ब्लू और ब्लैक इंक के अलावा? ठीक है, ठीक है, और सही है, ठीक है, शाबाश। इसको अगर हम हाँ, ये जो 3 डिपार्टमेंट है ना, ये डिपार्टमेंट वो हैं जो इस प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। इनको बोला जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। इनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कहते हैं। और ये डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन में इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन ये इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनको सपोर्ट भी बोल सकते हैं। ज्यादा मशहूर नाम है सर्विस डिपार्टमेंट्स। तो फैक्ट्री के अंदर
जो प्रोडक्ट बनता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गुजरता है। वो डिपार्टमेंट्स जिनमें से ये रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स जाने का जो भी प्रोसेस है कन्वर्जन, इसको कन्वर्जन भी कहते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना। जो डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, और वो डिपार्टमेंट जो फैक्ट्री में मौजूद हैं लेकिन इनकी सपोर्ट के लिए, उनको सर्विस डिपार्टमेंट्स कहते हैं। तो जो OAR निकाला जाता है मोस्टली, ये इसी के साथ अब ये नोट करके ये अंग्रेजी लिखना, मोस्टली डिपार्टमेंट separate OAR is calculated for each department, production department. However, a single factory wide OAR can also be calculated. हाँ, कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर ही। अब ये हेडिंग दे दी ना मैंने कॉम्प्लेक्सिटीज, अब ये उसके अंदर है। ये मैंने आपको डिपार्टमेंट समझा दिए। तो ज़्यादातर क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग OAR निकलता है। हाउएवर फैक्ट्री वाइड भी OAR हो सकता है। ये सवालों में, ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपको सवालों में और क्लियर होगा कि सिंगल फैक्ट्री वाइड OAR से क्या मुराद है। ये आपको सवालों में समझ आएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब है कि अब हम डिपार्टमेंट्स में उतरने लगे। इसमें केस 1 बना लेते हैं कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और प्रोडक्ट एक ही है। प्रोडक्ट हमारा एक ही है। डिपार्टमेंट्स एक से ज़्यादा हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही है जो हम बनाते हैं। आगे मैं प्रोडक्ट्स भी मल्टीपल कर दूंगा। तो अभी इसको सिंपल रखते हैं, डिपार्टमेंट्स एक से ज़्यादा हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही है। अब इसमें होगा क्या, सिंस सेपरेट
OAR is calculated for each production department hence all factory overheads should be allocated एलोकेटेड का वर्ड भी ठीक है, अपोर्शनड का वर्ड भी ठीक है, एक ही मतलब है दोनों का। चूंकि हमने हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग अलग OAR निकालना है, तो फिर सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बंट जाने चाहिए। अच्छा, बंट क्यों जाने चाहिए? फैक्ट्री का रेंट है वो किसी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है या पूरी फैक्ट्री का है? पूरी फैक्ट्री का है, लेकिन हमें उसको हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तोड़ना है। इसी तरह फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है, वो पूरे फैक्ट्री मैनेजर की पूरे फैक्ट्री की है या हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अलग अलग है? पूरे फैक्ट्री की है, तो हमें उसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो चूंकि हमने हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग OAR निकालना है, तो हमें सारे ओवरहेड्स को उन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांटना पड़ेगा। चूंकि सारे ओवरहेड्स फैक्ट्री के कुछ कॉमन भी होंगे, तो हमें उनको बांटना पड़ेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर। अब ये सब काम कैसे करना है वही मैं इसके अंदर सिखाने लगा हूं। तो फिर इसी से आगे चल रहा हूं। तो फिर हम करेंगे क्या, इसमें हम पहले ये किया करेंगे कि सारे ओवरहेड्स एलोकेशन अपोर्शन, एलोकेशन अपोर्शनमेंट एक ही बात है। अच्छा, जो ICAP की पुरानी बुक थी ना, उसमें इन्होंने एलोकेशन अलग हेडिंग दी होती थी और अपोर्शनमेंट, समीर इधर आ गया हूं मैं, एलोकेशन अलग हेडिंग दी होती थी, अपोर्शनमेंट अलग हेडिंग दी होती थी। काम एक ही है, पता नहीं अलग हेडिंग क्यों दी होती थी। 12 अलग अलग हेडिंग थी तो मैं अलग बता देता था। अब नई बुक में इन्होंने इसको कंबाइन कर दिया, चलो अच्छा हुआ, तो मैं भी इसको कंबाइन ही कर रहा हूँ। वैसे भी इनको कंबाइन ही रहना चाहिए था, कॉन्सेप्चुअली ये एक ही चीज है। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो इतना थोड़ा फर्क है कि हम सवाल में उसको अलग कर भी नहीं रहे होते, तो इसलिए इसको अलग करने की बजाय इकट्ठा ही रख लिया मैंने। तो हम करेंगे ये, अच्छा पढ़ क्या रहे हैं हमने OAR कैलकुलेट करना है। OAR कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है? बजटेड टोटल FOH डिवाइडेड बाय जो भी बेस बनानी है उसके बजटेड टोटल यूनिट्स। अब इसमें मुश्किलें क्या हैं वो मैंने एक एक करके पढ़ानी शुरू की हैं, जिनमें से केस 1 मैंने ये बनाया है कि बिजनेस में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि होते भी हैं, प्रोडक्ट लेकिन एक ही है। तो अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्ट एक ही है, तो उसमें करना ये पड़ेगा कि हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक अलग अलग OAR निकलेगा। अच्छा, अब जब हर एक का अलग अलग OAR निकालना है, इसका मतलब हर एक पे वो फार्मूला अलग अलग लगाना है ना। जो OAR का फार्मूला है वो हर PD पे, ये जो मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिखा है ना, इसको मैं अब ऑनवर्ड PD कहा करूंगा, PD। और ये मशहूर नाम है, ये को मैंने नहीं इसका प्यार से नाम रखा, ये मशहूर है। इसी तरह सर्विस डिपार्टमेंट को क्या कह लें? SD। तो हमें चूंकि OAR हर PD का निकालना है, तो हमें फार्मूला टोटल बजटेड ओवरहेड्स PD के रखने पड़ेंगे, हर PD के अलग अलग रखने पड़ेंगे।
तो जब हर पीडी के अलग अलग रखने पड़ेंगे तो हमने कॉमन खर्चों को बांटना होगा। एलोकेशन कह लें, अपॉर्शनमेंट कह लें, ऑफ ऑल एफओएच अमंग पीडीज। और जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद अगला काम ये होगा, कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट वाइज या OAR फॉर ईच पीडी। तो अब हमारा OAR कैलकुलेट करना दो टुकड़ों में बंट जाएगा। पहले हमने सारे ओवरहेड्स को पीडीज में बांटना होगा, और जब बांट चुके होंगे फिर हर पीडी का अलग अलग OAR निकलेगा। अच्छा, बांटने से मेरी मुराद ये है बांटना, मैं इसको कह रहा हूं कि अगर किसी फैक्ट्री के अंदर PD1, PD2, PD3 तीन डिपार्टमेंट्स हैं। अब हर एक का जब OAR निकलना है तो इसका खर्चा डिवाइडेड बाय इसकी बेस, इसका खर्चा डिवाइडेड बाय इसकी बेस, इसका खर्चा डिवाइडेड बाय इसकी बेस। तो हमें इन तीनों के खर्चे अलग अलग चाहिए ना, फैक्ट्री रेंट तो एक ही है, तो उसको इन तीन में कैसे बांटें? कोई ना कोई तरीका लगाना पड़ेगा। तो उस टोटल फैक्ट्री रेंट को इन तीन में बांटने को मैं एलोकेशन अपॉर्शनमेंट कह रहा हूं। इस तरह फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है, इन तीनों में बांटना पड़ेगा, इसको मैं एलोकेशन अपॉर्शनमेंट कह रहा हूं। तो ये जो एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट है, इसके आगे मजीद दो हिस्से होते हैं। यहां से आगे चल रहा हूं मैं। अब जो एलोकेशन या अपॉर्शनमेंट है, इसके आगे अब दो हिस्से हैं। एक है प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। प्राइमरी अपॉर्शनमेंट क्या है? प्राइमरी अपॉर्शनमेंट ये है कि ऑल एफओएच आर एलोकेटेड टू ऑल एसडीज भी और पीडीज भी। देखें, अगर फैक्ट्री का रेंट है तो फैक्ट्री के अंदर पीडीज हैं तो एसडीज भी तो है ना, उनका भी खर्चा बटेगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि फैक्ट्री के सारे ओवरहेड्स को बांटेंगे सारे पीडीज में एंड एसडीज में ऑन सम फेयर बेसिस, कोई रीजनेबल बेसिस हो सकती। ये मैं अभी सवाल की प्रैक्टिस से सिखाऊंगा, ये बात समझाऊंगा अभी। अगर आपको अभी अजीब लग रही है तो मैं इसको लिखवा के ही सवाल करा सकता हूं ना, और सवाल के बगैर समझा नहीं सकता, इसलिए लिख लें। वैसे तो ज़बानी बता रहा हूं, शायद समझ आ रहा हो, लेकिन अगर नहीं भी आ रहा तो सवाल से समझा दूंगा। तो हम करेंगे क्या कि हम सारे पीडीज और एसडीज में इन खर्चों को बांटेंगे किसी ना किसी फेयर बेसिस के ऊपर। अच्छा, अभी हुआ क्या कि सारे फैक्ट्री के खर्चे किन में बंट गए? पीडीज और एसडीज में। लेकिन OAR किसका निकालना है? सिर्फ पीडीज का। तो एसडीज का खर्चा भी तो उन्होंने कमा के पूरा करके देना है ना। तो अब हम प्राइमरी अपॉर्शनमेंट में जो खर्चे पीडीज और एसडीज में बांट चुके, तो वो जो एसडीज में खर्चे बटे उनका भी बोझ किसने उठाना है? तो अब अगला काम ये करेंगे, इसको सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट कहते हैं। अगला काम ये है कि सारे के सारे एलोकेटेड
FOH of SDs are now allocated to PDs on some reasonable basis. तो प्राइमरी अपॉर्चनमेंट क्या है? फैक्ट्री के सारे खर्चे पहले सारे डिपार्टमेंट्स में बांट देना। अब जब सारे डिपार्टमेंट्स में बट गए तो जो एसडीज को बटे, एसडीज का ओएआर तो निकलना नहीं है, तो एसडीज के ओवरहेड्स भी फिर पीडीज में समेटे जाएंगे। तो इस एसडीज के खर्चों को पीडीज में बांटने को सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट कहते हैं। इस सेकेंडरी अपॉर्शन में आगे फिर मसले शुरू हो जाते हैं, तो उनको मैं दोबारा केस कहने की बजाय सिचुएशन कह लेता हूं, या अब मैं 2 से आगे चल लेता हूं ना, अब सेकेंडरी अपॉर्शन में से आगे चल रहा हूं, चलें केस ही को मैं इसको सिचुएशन कहना शुरू कर देता हूं। अब मैं सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट को और एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये सब लिख लिया? अच्छा, कुछ ना बच्चे सवाल पूछते हैं, 2 लोगों ने तो पूछा ही है मुझसे, बाकी भी हो सकता है सोचते हो कि ये जो मैं सब लिखवा रहा हूँ लेक्चर नोट्स, क्या ये काफ़ी हैं या बुक पढ़ने की भी ज़रूरत है? कॉस्ट अकाउंटिंग में चूंकि आपकी ज़्यादा टेस्टिंग न्यूमेरिकल है, कुछ चीज़ें 10-15 नंबर थ्योरेटिकल टेस्टिंग भी हो सकती है। वो जो थ्योरेटिकल टेस्टिंग है उसमें से भी कुछ रट्टे वाले होंगे और बाकी कॉन्सेप्चुअल होंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस 2-3 नंबर थ्योरी के सवाल को भी लिख सकते हैं अपने पास से। जहां तक बात है न्यूमेरिकल की, तो वो सारा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ, वो सब कॉन्सेप्ट्स बना रहा हूँ और अपनी बातों को सपोर्ट कर रहा हूँ अपने लेक्चर नोट से। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, न्यूमेरिकल की तैयारी के लिए ये काफ़ी है। रही बात उस थ्योरेटिकल की जो कॉन्सेप्ट की बेस पे टेस्ट होगा, जैसे आपको कहा जाता है अगर कि जैसे आगे चल के हमने एक चीज़ पढ़नी है रेलिवेंट कॉस्टिंग में कि फॉलोइंग में डिफरेंशिएट, बल्कि हाँ याद आ गया, जो हमने इन्वेंट्री लेवल्स पढ़े थे उसमें हो सकता है आपसे कहा जाए कि ब्रीफली डिस्कस मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल। अब इसके लिए रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपको समझ आया वो अंग्रेजी में लिख दें। तो कुछ थ्योरेटिकल टेस्टिंग, जैसे 3 नंबर का सवाल था ये, अब ये अपने कॉन्सेप्ट की बेस पे लिख दिया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए रट्टे ही लगाने पड़ेंगे। जैसे एक चैप्टर है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जिसमें आपको, वो मुझे भी नहीं पता उसके अंदर, वो मैं भी अपने पास से नहीं लिख सकता, ये एक बड़ी हाई फाई किस्म की चीज है। आपको गाइड जरूर कर दूंगा, लेकिन इसमें आपको लगाने रट्टे ही पड़ेंगे, इसमें रट्टे ही लगाने पड़ेंगे। अब उसमें जो रट्टे हैं वो आपने फिर रट्टे लगाने, ये इसके लिए तो बुक ही करनी पड़ेगी, वो मैं तो नहीं लिखवा रहा हूँ, वो तो बुक से याद करना है। तो जो रट्टे वाला पोर्शन है वो मैं आपको हर चैप्टर में साथ साथ बुक में से मार्क करवाता जाऊंगा। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए थे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ऐसा रट्टे वाला कुछ नहीं था, इसलिए नहीं बताया। जिस जिस चैप्टर में हुआ करेगा उसमें बता दिया करूंगा। चैप्टर 1 में बता दिया था फाइफो और वेटेड एवरेज के एडवांटेज डिसएडवांटेज। चैप्टर 2 में ऐसा कुछ रट्टे वाला नहीं है तो नहीं बताया। चैप्टर 3 में भी ऐसा कुछ नहीं है तो चैप्टर 3 में भी नहीं बताऊंगा। जहां जहां होगा वहां वहां आपको बता दिया करूंगा। अब रही बात कि जो मैंने लेक्चर नोट्स लिखवाए हैं क्या वो काफी हैं? तो हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, सवाल करने के लिए तो काफी हैं। इसी को अच्छी तरह समझ लें, इन्हीं को अच्छी तरह याद रख लें, पास भी होंगे इंशाल्लाह, सर्टिफिकेट भी लेंगे। क्या बुक पढ़नी चाहिए? देखिए, मैं बुक पढ़ने को डिस्करेज नहीं करता, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं खबरदार बुक नहीं पढ़नी, बुक पढ़ लें, अच्छी बात है, नॉलेज और बढ़ेगा।
लेकिन मैं रिक्वायर नहीं कर रहा। तो जो राइस की बुक है, अगर कोई पढ़ना चाहे जरूर पढ़ ले, आईके की बुक पढ़ना चाहे जरूर पढ़ ले, और अगर उसमें कुछ नया अजीब सा सीखे तो मुझसे जरूर क्लियर कर ले। तो बुक पढ़ना मैं रिक्वायर नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई शौक के लिए पढ़ना चाहता है तो जरूर पढ़ ले, रोक नहीं रहा। पढ़ना है तो जरूर पढ़ा करें बुक। वैसे काफी है जो मैं लेक्चर नोट्स दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई बुक पढ़ना चाहे तो अच्छी बात है, बुक्स पढ़नी चाहिए। बल्कि ये यहाँ से ऑनवर्ड मैं अगली क्लास में चलता हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी है, लंबी हो जाएगी बात। सही मुस्लिम में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अबुल कासिम ने फरमाया, यानी आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपने भाई की तरफ लोहे से इशारा करे। अच्छा, अब लोहे से इशारे से मुराद हथियार से इशारा है, हथियार ही है ना, लोहा तो हथियार ही है। तो बेशक फरिश्ते इस पे लानत करते रहते हैं। हम इसको अपने पे कैसे अप्लाई कर लें? हम अगर देखें, लोहा या हथियार क्या है? रोब जमाना ही है ना। किसी को टैका, जो आजकल के दौर में किसी ने गन रखी हुई अपने पास, एक शोशा है जो, या गनमैन लेके घूम रहा है, एक शोशा ही है ना, शो ऑफ है। अगर हाँ, अगर किसी को वाकई कोई सिक्योरिटी का मसला है तो वो ठीक है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन ये कुछ नौजवानों के अंदर, या जो रूरल एरिया के अंदर आप में से जो नौजवान है, ये एक जरा शो ऑफ भी है कि हथियार है मेरे पास, ये मैंने गन रखी हुई अपने पास। तो जो कोई अपने भाई की तरफ लोहे से इशारा करे तो बेशक फरिश्ते इस पर लानत करते रहते हैं, यहां तक कि वो इससे बाज आ जाए, और अगरचे वो उसका सगा भाई हो। तो ये जो शो ऑफ करना है, अपने आप की बड़ाई दिखाना कि मैं बड़ी ताकत रखता हूँ, ये बिल्कुल पसंदीदा चीज़ नहीं है। फरिश्ते लानत कर रहे हैं इसके ऊपर। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी।